हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं, वो है क्रेब्स साइकिल। लगभग हर साल एग्जाम पेपर में बीएससी के, एमएससी के या 12th क्लास में भी आपसे पूछा जाता है 7.5 नंबर, 10 नंबर या 15 नंबर में। ये डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो अगर बीएससी के एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे लिखेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आपको मेंशन करने हैं और डायग्राम आपको कैसे बनाना है पूरे पाथवे का, वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। इसको याद करने का तरीका क्या है, कैसे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्लाइकोलिसिस के बारे में। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और आपका जो इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है, ये तीनों की तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। इनको बिल्कुल भी सेपरेट समझने की कोशिश मत करना, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ग्लाइकोलिसिस और ये जो आपका क्रेब्स साइकिल है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों पाथवे को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैंने आपको कहा कि ये जो टीसीए साइकिल होता है इसे अदर नेम से भी जाना जाता है, जैसे कि इसे हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये जो सिट्रिक एसिड साइकिल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड ही बनता है। दूसरी चीज मैं आपको ये बता दूं, इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिट्रिक एसिड में आप देखेंगे उसकी स्ट्रक्चर में, उसके केमिकल स्ट्रक्चर में, तो आपको उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिखाई देंगे। तो इसी वजह से इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका इंट्रोडक्शन के अंदर रहेगा। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन का सेकेंड पाथवे होता है। फर्स्ट पाथवे कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस, जिसमें हमने देखा कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो फाइनल प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट बनता है, वो पायरुविक एसिड बनता है। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल को बनाता है। इतनी बात क्लियर हो गई थी, ठीक है। इसके बाद यदि आपका क्वेश्चन है कि सर आपने ये कहा था कि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होती है, तो ये जो टीसीए साइकिल है ये कहां पर होती है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी कहां पर? मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इतनी बात याद रखना, ये बेसिक्स है क्योंकि एमसीक्यूज के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। और इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी एंजाइम हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर जो पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम हैं सभी के सभी सोल्यूबल होते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है टीसीए साइकिल, ये एक एम्फीबॉलिक पाथवे होता है। हमने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि ग्लाइकोलिसिस एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा है। अगर कोई चीज ब्रेकडाउन हो रही है तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं मेटाबॉलिज्म के रेस्पेक्ट में। लेकिन वहीं पर स्टूडेंट, यदि किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर तो उसे हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है टीसीए साइकिल, इस ये दोनों प्रक्रियाएं हो रही हैं। इसमें एनाबॉलिज्म भी हो रहा है, कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है। इसमें चीजों का फॉर्मेशन भी हो रहा है और यहां पर आप देखेंगे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, इसीलिए इसे हम एम्फीबॉलिक पाथवे भी बोलते हैं। एक चीज मैं आपको बताने वाला था स्टूडेंट, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने आपको बताया था कि भाई ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो अब क्या होगा, वो जो पायरुविक एसिड है ना, वो एक तरीके से फाइनली कन्वर्ट होते हैं एसिटिल को एंजाइम ए में, और एसिटिल को एंजाइम ए जो होता है वो डायरेक्टली एंटर करता है टीसीए साइकिल में। चलिए मैं आपको डायरेक्ट आपको दिखाता हूं पाथवे को, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, वो जो पाथवे जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं टीसीए साइकिल, वो साइकिल आपको यहां पर दिखाई पड़ रही है। इसी को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं और यही आपको अपने एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में बनाना होगा। दिखने में काफी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है कि सर कैसे याद होगा, क्या होगा, टेंशन मत लेना, मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूं। अगर आप समझ जाएंगे तो आप इसके बारे में आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जो भी खाना खाते हैं, खाने के अंदर आप कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, चाहे प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे फैट ले रहे हैं, जो भी आप खाना खाते हैं वो फाइनली ब्रेकडाउन होकर के एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है जिसका नाम है एसिटाइल को एंजाइम ए, ठीक है। आप प्रोटीन ले रहे हैं तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन होते हैं क्योंकि सबसे स्मॉल यूनिट अमीनो एसिड्स होती है, तो वो सब ब्रेक डाउन होने के बाद फाइनली कन्वर्ट होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ग्लूकोज भी फाइनली कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में।
फैट भी फाइनली कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ये है, ये डायरेक्टली एंटर करता है टीसीएस साइकिल के अंदर, यही मैंने आपको बताया था। यानी कि स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड था, वो डायरेक्टली एंटर नहीं करता है। पायरुविक एसिड भी सबसे पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल एंजाइम को ए में। सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करके समझाऊंगा ताकि आपको इन दोनों के बीच कोई कंफ्यूजन ना हो। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट था पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड जो है फाइनली कन्वर्ट होता है एसिटाइल एंजाइम को ए में। कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें क्या है कि पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, ठीक है। और इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि इसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है और वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। और इसमें एक एंजाइम, ये जो पायरुविक एसिड है, जब ये कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तो इसमें को एंजाइम भी पार्टिसिपेट करता है। और इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल जो होता है वो बाहर रिलीज होता है। इसी वजह से स्टूडेंट्स, पायरुविक एसिड तो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, लेकिन एसिटाइल कोएंजाइम ये एक 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो आपका यदि क्वेश्चन है कि सर एक कार्बन गया कहां, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूं, जिसे आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में, और सिट्रिक एसिड एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनता है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ये है कि सर एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, तो ये कैसे कन्वर्ट हो गया सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो देखिए ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होता है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड होता है ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। ये सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस होता है। कंडेंस होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है सिट्रिक एसिड जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। और एक तरीके से स्टूडेंट सिट्रिक एसिड साइकिल इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड बन रहा है। दूसरी तरफ ये जो सिट्रिक एसिड है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, इसीलिए इसे हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम ए जब सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो इसमें यहां पर स्टूडेंट एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है सिट्रेट सिंथेज, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, यानी कि पानी की प्रेजेंटेशन में ये रिएक्शन होती है। साथ में इसमें से ये जो आपको कोएंजाइम ए दिखाई दे रहा है ये एलिमिनेट हो जाता है, इस रिएक्शन के अंदर ये बाहर हो जाता है, और फाइनली हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो सिट्रिक एसिड बन जाता है जो कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब ये जो हमारा सिट्रिक एसिड है ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटिक एसिड में, देन उसके बाद ये आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सी बुक में डायरेक्टली सिट्रिक एसिड के बाद आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्जन दिखाया गया है, लेकिन इस बुक के अंदर थोड़ा और भी डिटेल में दिखाया गया है, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, ये जो Fe2+ आयन की प्रेजेंटेशन में यहां पर सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट होता है, जिसमें वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, जिससे कि अब ये कन्वर्ट हो गया सिस एकोनिटिक एसिड में। अब फाइनली वाटर का मॉलिक्यूल फिर दोबारा से इसमें इनरोल होता है, दोबारा से ऐड होता है, और एकोनिटेज एंजाइम और Fe2+ आयन की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसीलिए बहुत सी बुक में सिट्रिक एसिड के बाद डायरेक्ट आइसोसिट्रिक एसिड को दिखाया जाता है। तो आइसोसिट्रिक एसिड ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसमें क्या होगा इसको ध्यान से देखिए। आइसोसिट्रिक एसिड अब कन्वर्ट होता है ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में, लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है तो ऐसे में हाइड्रोजन रिलीज होते हैं, क्योंकि यहां पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आइसोसिट्रिक डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसकी वजह से हाइड्रोजन रिलीज होता है। डी का मतलब होता है निकलना, किस चीज का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना। अगर हाइड्रोजन कहीं पर निकल रहा है तो इसे आप किस रिएक्शन के नाम से जानेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रोजन एलिमिनेट हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। तो इस क्रिया में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। अगर हाइड्रोजन रिलीज होंगे तो उसे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होगा जो कि एक्सेप्ट करेगा, तो उसे एक्सेप्ट करता है NADP। NADP जो होता है वो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने पर कन्वर्ट हो जाता है NADP2H में, ठीक है, यह हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड भी 6 कार्बन वाला कंपाउंड होता है, ठीक है। ध्यान रखना यहां पर मैं सभी मॉलिक्यूल के आगे 6 कार्बन या 2 कार्बन, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कार्बन की संख्या, इससे आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। आपको समझ में आना चाहिए कि कौन से कंपाउंड बन रहे हैं और कितने कितने कार्बन की संख्या है। अब देखो जो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है
तो एक कार्बन यहां पर निकल गया, ठीक है। 6 कार्बन वाला कंपाउंड था, अगर इसमें से एक कार्बन निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन वाला कंपाउंड जिसका नाम है कीटोग्लूटेरिक एसिड में। तो हमने देखा कि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड ये कन्वर्ट हो गया कीटोग्लूटेरिक एसिड में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो आगे क्या होता है, ये जो कीटोग्लूटेरिक एसिड होता है ये कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, और इसमें जो एंजाइम मदद कर रहा है उसका नाम है कीटोग्लूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज में। अब देखो अगेन डिहाइड्रोजिनेज आ गया यहां पर, इसका मतलब यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है। हाइड्रोजन अगर निकल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई कंपाउंड, कोई ना कोई मॉलिक्यूल होता है। तो यहां पर आप देखेंगे यहां पर जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है उसका नाम है NADP। NADP जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है NADPH में, और इसमें जो आयन काम करता है जो कि इस रिएक्शंस को होने में मदद करता है वो है Mg2+ आयन, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है, जिसकी वजह से ये जो कीटोग्लूटेरिक एसिड है ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड था, अब ये 4 कार्बन वाले कंपाउंड जिसका नाम है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात क्लियर हुई स्टूडेंट्स। आप लोग ये भी नोट डाउन कर रहे होंगे कि जहां जहां पर डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वहां पर हाइड्रोजन निकलता है, और हाइड्रोजन को लेने के लिए, उसे एक्सेप्ट करने के लिए कोई ना कोई मॉलिक्यूल वहां पर प्रेजेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे अब देखिए क्या होगा। ये जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है ये कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड में, और वो भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। अब इसमें आप लोग देखेंगे जो GDB होता है यानी डाइफॉस्फेट है, इसके पास 2 फॉस्फेट ग्रुप है, वो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करके कन्वर्ट हो जाता है GTP में, ठीक है। तो फाइनली हमारा सक्सिनिक एसिड बन गया जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। सक्सिनिक एसिड जो होता है वो फिर दोबारा से सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमेरिक एसिड। अगेन डिहाइड्रोजिनेज है, यानी यहां पर फिर दोबारा से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा। जहां जहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होगा, इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा FAD। FAD है जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाता है FAD2H में, ठीक है। आगे देखिए क्या होगा, ये जो फ्यूमेरिक एसिड होता है ये एक एंजाइम जिसका नाम है फ्यूमरेज एंजाइम की प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, ठीक है। और इसमें जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल ऐड होता है, यानी कि पानी की जरूरत पड़ती है इस रिएक्शन को होने के लिए, और फाइनली फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो चुका है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड आगे चलकर कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, और इसमें जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। डिहाइड्रोजिनेज आ रहा है यानी फिर दोबारा से हाइड्रोजन रिलीज होंगे, और उनको एक्सेप्ट करने के लिए NADP रहता है जो कि 2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADP2H में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने देखा स्टूडेंट की TCA साइकिल के अंदर हमने जहां से शुरू किया था वहीं पर हम आ गए, इसीलिए इसे हम साइकिल बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सैलो एसिटिक बना है ये फाइनली फिर किसी एसिटाइल कोएंजाइम के साथ कंडेंस होकर के सिट्रिक एसिड बनाएगा, और फिर दोबारा से इसी तरह से साइकिल रन करती रहेगी। आपका क्वेश्चन है कि सर एक बात बताइए, ये पूरी की पूरी साइकिल चल रही है वो तो ठीक है, पर इसमें फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, ये जो आप देख रहे हो ना, ये आगे चल करके ATP के मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक। और इसकी वजह से देखो TCA साइकिल में सबसे ज्यादा ATP के मॉलिक्यूल होते हैं। ध्यान रखना, हम क्यों कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है पूरे सेल की, ठीक है। अब जो आप लोग देख रहे हैं इस पूरी रिएक्शन के अंदर ये जो हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ये जो NADP है ये NADP2H में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये सभी के सभी ATP मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और TCA साइकिल के द्वारा हमें सबसे ज्यादा ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो पूरी साइकिल रन की है ग्लाइकोलिसिस की और TCA साइकिल की, टोटल 38 ATP के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब जरा सोचो कि एक ATP का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोलाइज होकर के 12,000 कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरीके से 38 ATP के मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो 12,000 से, तो पूरा निकल कर आएगा 4,56,000 कैलोरी जो है एनर्जी 38 ATP के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब आप स्टूडेंट आप लोग सिंपली ये बताइए कि आपको याद करने में समस्या क्या है। आप जरा ध्यान से देखें, आपने एक प्रोडक्ट तो ऑलरेडी याद ही कर लिया, हमें पता है कि भाई ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुविक एसिड है। कुछ चीजें तो देखो याद करनी ही पड़ेगी, ताकि क्योंकि क्या है कि लिंक से लिंक मिलते रहते हैं। पायरुविक एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा है एसिटिल कोएंजाइम में, ये जो है सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। सिट्रिक एसिड उसके बाद क्या करेगा, सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो है आइसोसिट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये याद नहीं आ रहा बीच वाला प्रोडक्ट, आप सिट्रिक एसिड के बाद डायरेक्टली लिख लीजिए आइसोसिट्रिक एसिड, तो भी काम चल जाएगा।
आइसोसिट्रिक एसिड जो होता है वो ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। फिर ये जो है कीटोग्लूटेरिक एसिड सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनिक एसिड में, फ्यूमेरिक एसिड में, मेलिक एसिड में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। यानी कि स्टूडेंट्स आपको कुछ एसिड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, कुछ 4-5 एसिड के नाम आप लोग याद रख लीजिए, उसको सीक्वेंस वाइज याद कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये काम हो जाएगा। साथ में जो एंजाइम्स हैं उनके नाम भी आप लोग याद रखेंगे। देखो यहां पर तो एकोनिटेज एंजाइम काम कर रहे हैं यहां पर सेम, उसके बाद यहां पर आइसोसिट्रिक, क्योंकि इन्हीं एसिड के नाम पर ही इनके एंजाइम्स भी हैं, आइसोसिट्रिक एसिड। एक चीज मैं आपको यह भी बता देता हूं कि भाई जिस रिएक्शंस के अंदर जहां जहां भी डीहाइड्रोजनेज एंजाइम काम कर रहा है वहां वहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो वो चीज आप लोग याद रखना कि कहां कहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट यहां पर आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा आपको देख रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तीसरा यहां पर भी हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, चौथा यहां पर भी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रेब्स साइकिल से नीट में भी क्वेश्चन आते हैं, सीएसआई नेट लाइफ साइंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वहां पर क्या है कि थोड़ा हायर लेवल पे आते हैं, वहां पर इनके रेगुलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, इनके इनहिबिटर्स रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर थ्योरी कैसे लिखना है, तो थ्योरी भी आपको पाथवे अगर आप लोग याद कर लेंगे तो थ्योरी भी लिख देंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको बताना है कि जो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो ऑक्सैलोसिट्रिक एसिड के साथ कंडेंस होकर के कन्वर्ट होता है सिट्रिक एसिड में। इसी को आप स्टेप में डिवाइड कर देना है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, टोटल 8 स्टेप बनेंगे। 8 स्टेप में आपको ये सारी रिएक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी दे देना, और हर स्टेप में कौन कौन से एंजाइम काम कर रहे हैं वो आपको लिखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि इस पूरे पाथवे को मैंने बहुत आसान कर दिया होगा आपके लिए, ताकि आप इसे समझ सके, आप इसे याद कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।